देखो इवेपोरेशन क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। आसान टॉपिक है और एक बार में समझ में आ जाएगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। देखो ध्यान से देखना प्लीज। देखिए टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन, है ना। टॉपिक है मेरे भाई इवेपोरेशन, है ना। सर इवेपोरेशन होता क्या है, इवेपोरेशन होता क्या है। सर अगर आपको इवेपोरेशन को समझना है तो पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपको बॉइलिंग पता है किसे बोलते हैं। चलिए, तो सर बॉइलिंग क्या है। सर बॉइलिंग में आपने बताया था कि अगर कोई भी सॉलिड, सॉरी, जो लिक्विड होता है उसकी स्टेट को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, गैसेस में, है ना, विद द हेल्प ऑफ हीट, हीट की हेल्प से। तो लिक्विड का किसमें कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट होना, ठीक है। किसमें कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में। तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। बट कंडीशन क्या थी, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना। नहीं आई बात समझ में, यानी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना बट उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर ऐसा होगा। मतलब मेरी बात समझो, मैंने आपको कल बताया था प्रीवियस क्लास में कि हर एक लिक्विड का अपना क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ये वो पॉइंट है, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। आई होप क्लियर होगा यहां तक। चलो अब मेरी बात सुनो। इसका मतलब आप सबको ये तो कंफर्म हो गया कि सर अगर किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, किसको, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब उसको हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। क्लियर है इतना। हीट प्रोवाइड कराने से क्या होगा, इस लिक्विड का टेम्परेचर राइज होगा, बढ़ेगा, और बढ़ते 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 वो अपने कहां पे पहुंच जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे। और अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। नहीं आ रही बात समझ में, यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को बॉइलिंग बोलते हैं। बट कंडीशन क्या है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आकर ऐसा होगा, ठीक है। उस लिक्विड का अपना बॉइलिंग पॉइंट पर ऐसा होगा। आई होप क्लियर होगा यहां तक। अब सुनो ध्यान से, आराम से सुनना, इवेपोरेशन समझा रहा हूं आराम से। तो मैं साइड कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आराम से समझना। सर लिक्विड में, सॉरी, बॉइलिंग में और लिक्विड में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम प्रोसेस है। मतलब इवेपोरेशन के अंदर जो लिक्विड होता है, इवेपोरेशन के अंदर जो लिक्विड होता है उस लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है। सर मेरे दिमाग में ना एक कंफ्यूजन पैदा हो गई। आपने बोला लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना बॉइलिंग, और अब आप कह रहे हो कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना इवेपोरेशन। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि इवेपोरेशन कहां पर है और बॉइलिंग। तो बॉइलिंग का केस मैंने बताया है, अगर कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्ट हो रहा है तो उसे बॉइलिंग प्रोसेस। बट अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, पर ऐसा जब ये हो रहा होगा तो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही ऐसा होगा, यानी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। नहीं आई बात समझ में। मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, चलिए, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना बॉइलिंग भी होता है, इवेपोरेशन भी। बट लिक्विड का गैस में कन्वर्ट अगर हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट पर तो उसे बॉइलिंग बोलेंगे। बट अगर हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही तो इसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। ध्यान रखिएगा, इवेपोरेशन जो होता है वो एक तरीके का सरफेस फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है मेरे भाई, सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना, ठीक है। यहां तक रख लेंगे याद, आई होप क्लियर होगा। तो अगर मैं आपको इवेपोरेशन की डिफाइन को समझाने की कोशिश करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा प्लीज। चलिए,
तो इसकी डिफाइन क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखो क्या डिफाइन है इसकी, द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू व्हाट, वेपर, है ना। किस में कन्वर्ट हो रहा है ये, वेपर का मतलब यहां पर मैं गैस भी लिख सकता हूं। एट एनी टेम्परेचर, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, एट व्हाट, एनी एंड बिलो इट्स व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट, यही तो बताया था अभी आपको। यानी किसी भी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना बट उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या कहलाएगा, हमारा इवेपोरेशन कहलाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अरे भाई इवेपोरेशन का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि सर इवेपोरेशन में ये जो लिक्विड होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, बट कैसे हो रहा है, अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो में, यानी पहले ही हो जाता है। नहीं आ रही बात समझ में आपको? तो अगर मैं आपसे पूछूं बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या फर्क है, तो पहला फर्क आप बता सकते हैं कि सर बॉइलिंग अपने बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, जबकि इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से पहले हो जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा, हाँ या ना? फिर प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, नहीं है। चलिए सुनिए मेरी बात ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द व्हाट, द रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्या मतलब है इसका, इवेपोरेशन का रेट, देखो मेरी बात समझो, ये जो रेट वर्ड है ना, इस रेट का मीनिंग यहां पर है टाइम से। रेट का मीनिंग क्या है यहां पर, टाइम से। कह रहा है कि इवेपोरेशन एक प्रोसेस है, ने कहा कि इवेपोरेशन एक क्या है मेरे भाई, प्रोसेस है। अब ध्यान से समझना प्लीज, अगर ये प्रोसेस है या कुछ भी है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ समय तो लेता होगा, कुछ ना कुछ क्या लेता होगा, टाइम तो लेता होगा। तो ये टॉपिक आपको ये बता रहा है कि अगर आपको इवेपोरेशन को फास्ट या स्लो करना है, यानी इस इवेपोरेशन के समय को बढ़ाना है या फिर घटाना है, तो उसको अफेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ फैक्टर। क्लियर है? तो पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, पहला फैक्टर क्या है बेटा, दूसरा है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर क्या है मेरे भाई, तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी, एंड फोर्थ जो है वो क्या है, विंड स्पीड। नहीं आई बात समझ में? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, तो आपके पास जो नाम आएंगे वो क्या आएगा, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और क्या, विंड स्पीड। क्लियर है मेरी बात? पक्का? चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है सर, कितने फैक्टर हैं, 4। दोबारा से एक बार फिर से, सर इवेपोरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेपर में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, बट होता कैसे है, अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले। क्लियर है इतना? ठीक है सर, इवेपोरेशन हमें समझ में आ गया सर। इवेपोरेशन इज व्हाट, इट इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू अ गैस और अ वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सर नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग द व्हाट, इवेपो। 4 फैक्टर होते हैं सर। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भैया नाम बताओ उन फैक्टर्स का जो इवेपोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो आप नाम बता देंगे, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। नहीं बता पाएंगे? बता देंगे। अब मेरी बात सुनो सर, अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं ध्यान से सीखना प्लीज। अब हम आपको यह बता रहे हैं कि ये चारों इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। इतनी बात तो क्लियर है सबको, हाँ या ना? ये चारों इवेपोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। बात समझो, अब मैं आपको यह सिखाने जा रहा हूं कि सर अफेक्ट तो करते हैं बट हाउ, कैसे करते हैं सर, मतलब ये चारों इवेपोरेशन को अफेक्ट कैसे करते हैं। अरे ये बात समझ में नहीं आई? बात समझ में याद, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, सरफेस एरिया, है ना। इवेपोरेशन सरफेस एरिया के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मीनिंग है सर इसका, पहले लिखना सीखो, मेरी बात समझो। तो देखो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये हो गया इवेपोरेशन, और यहां पर मैंने बनाया कुछ ऐसा साइन, और यहां पर हो गया सरफेस एरिया।
यहां पर हो गया क्या, सरफेस। सर ये जो साइन है ना, ये इस साइन को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। सर क्या मीनिंग है, ये हमें बताता है रिलेशन किसी भी दो चीजों का। ये हमें क्या बताता है, रिलेशन। इतना क्लियर है यहां तक, आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, ध्यान से। इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सरफेस एरिया के, और इस साइन को क्या बोला था, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। सर इसका मीनिंग क्या है, मेरी बात समझो, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ा दो तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर सरफेस एरिया कम तो इवेपोरेशन कम। क्लियर है यहां तक। अब मेरी बात समझो, इसको मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास ये क्लोथ है, एक कपड़ा है, ठीक है, हमने इसको वॉशिंग मशीन में धोया, ठीक है। अब धोने के बाद क्या होगा, आप जानते हैं सारे, धोने के बाद क्या होगा, हम इसको ऐसे करके क्या करेंगे, निचोड़ेंगे, हाँ या ना, ऐसे करेंगे ना, नहीं यही बात समझ में। हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करके निचोड़ेंगे। अच्छा, निचोड़ने का क्या मीनिंग है कि इसमें से वाटर जो भी है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, राइट, है ना। अच्छा फिर सोच के बताओ, जब हम इसको सुखाने की कोशिश करेंगे तो हम इसको, जैसे मान लो ये हैंगर है तो इसमें ऐसे डाल देंगे, ऐसे डाल देते हैं क्या, या फिर इस कपड़े को ऐसे खोल के और फिर हैंगर पे डाला जाता है, कैसे। अरे भाई मेरी बात समझो ना, क्या ऐसे नचोड़ के डाला जाएगा, या फिर इसको निचोड़ने के बाद इसको ऐसे खोल के और फिर रस्सी पर टांगा तो ये ऐसे सूखेगा, हाँ या ना, पक्का ना। सोच के बताओ कि इसको निचोड़ने के बाद इसको ऐसे फैलाकर क्यों डाला, सोचो क्यों डाला है। क्योंकि अगर इसको निचोड़ के ऐसे करके हम इसको हैंगर पे डालते तो इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। बट अगर इसको हम ऐसे इसका खोल के और फिर रस्सी पर डालेंगे तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन जल्दी होगा और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आगे बात समझ में। तो इवेपोरेशन सरफेस एरिया का रिलेशन क्लियर है क्या, हाँ या ना। इवेपोरेशन सरफेस एरिया का रिलेशन क्लियर है क्या, नहीं आ रही बात समझ में। यहां तक कोई डाउट तो पूछ लो, नहीं है। चलो ये हो गया हमारे पास पहला रिलेशन। तो दूसरा हमने लिखा था क्या, टेम्परेचर। दूसरा रिलेशन क्या था मेरे भाई, टेम्परेचर। चलिए समझिए आराम से। इवेपोरेशन इज directly proportional to the किसके, टेम्परेचर के। क्या मीनिंग है सर इसका, इसका मीनिंग है इवेपोरेशन और यहां पर आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहां पर आ जाएगा क्या, टेम्परेचर। क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम इसको समझे थोड़ा सा, इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब मेरी बात समझो, ध्यान से सुनना और समझना। सर अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, अभी तक हमने पढ़ा सरफेस एरिया के क्या पढ़े, फैक्टर्स, है ना। 4 फैक्टर्स हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और व्हाट, विंड। सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करा है किसको, सरफेस,
मैंने आपको बताया कि इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द सरफेस एरिया के, है ना, टू द सरफेस एरिया के, हाँ या ना। फिर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि इसको लिखेंगे कैसे। तो देखो इवेपोरेशन ये किसका साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी का, बराबर में क्या, सरफेस एरिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, पहले मैं आपको इस साइन को समझा देता हूं। देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कुछ ऐसे होता है, ठीक है, यहां तक समझना। सर ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रिलेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन को। सर रिलेशन है दो तरीके के, ठीक है सर। रिलेशन कितने तरीके के हैं सर, रिलेशन है आपके दो तरीके के। सर कौन कौन से, सर एक रिलेशन होता है डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और एक होता है मेरे भाई इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन। आप इसको इनवर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, दो तरह के रिलेशन होते हैं, समझो मेरी बात, आराम से समझना। अगर किसी दो, मेरी बात समझना, मान लो ए और बी है, अगर ए के बढ़ने से बी में भी सेम इफेक्ट आए, मतलब ए बढ़ रहा है और बी भी क्या हो रहा है, मतलब बी किसकी वजह से बढ़ रहा है, ए की वजह से, और अगर ए घट रहा है और बी भी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मैं एक इंस्टीट्यूट रन करता हूं, है ना, मेरा मेरा जो इंस्टीट्यूट है क्या नाम है उसका, मास्टरमाइंड इंस्टीट्यूट है, मैं उसको रन करता हूं। मान लीजिए कि मेरी एक क्लास है, क्लास 10th है, और क्लास 10th के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं, और उन 40 बच्चों से मेरे को 40,000 इनकम आती है मेरे पास, मान लीजिए, है ना, वैसे इतनी नहीं आती है, बहुत कम आती है। क्या कह रहा है, झूठ बोल रहा हूं मैं, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं। 40 बच्चों से मतलब 40,000 नहीं आती, इससे बहुत कम आती है ना, इतना क्लियर है। सोच के बताइए, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएं, 80 हो जाएं, तो इनकम कितनी हो जाएगी, 80,000। पक्का ना, पक्का, ठीक है। तो सर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने से क्या इनकम बढ़ी, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने से क्या इनकम बढ़ी। अच्छा इसका उल्टा हो जाए, अगर मान लो 40 की जगह पे 20 बच्चे रह जाएं, तो कितनी इनकम, 20,000। नहीं आ रही बात समझ में, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने से इनकम बढ़ रही है, घटने से घट रही है, यानी दोनों में सेम इफेक्ट आ रहा है, एक के बढ़ने से दूसरा भी। तो कभी भी अगर एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े तो समझ जाना कैसा रिलेशन है मेरे भाई, वो कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, आगे चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर कभी किसी एक के बढ़ने से दूसरे में नेगेटिव इंपैक्ट आए, यानी वो घट जाए, या एक के घटने से दूसरा, तो ऐसे रिलेशन को बोला जाता है इनडायरेक्टली। नहीं आ रही बात समझ में, सर एग्जांपल दो इसका इनडायरेक्टली का, समझो मेरी बात, मेरी बात समझो। मान लो कि मेरे पास एक साइकिल है और मैं कोई डिस्टेंस कवर करता हूं, कितना डिस्टेंस है मेरे को नहीं पता, मान लो x किलोमीटर है, ठीक है। अगर मैं इस, माफ कीजिएगा, मान लीजिए कि मैं अपनी बाइक से इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो स्पीड है ना मेरी, वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 50 किलोमीटर, यानी ये मेरी हो गई स्पीड। और दूसरी तरफ मैं ले लेता हूं टाइम, अगर मैं इस डिस्टेंस को इतनी स्पीड से कवर करता हूं तो मुझे लगते हैं 2 घंटे। कितने लगते हैं, नहीं आ रही बात समझ में। अगर मान लो कोई डिस्टेंस, मान लो कि मुझे इंस्टीट्यूट से घर जाने में 2 घंटे लगते हैं, कितने लगते हैं,
और मैंने जब बाइक की स्पीड को नोट किया तो कितनी स्पीड आ रही है, 50 किलोमीटर। पर मान लो कि अगर स्पीड बढ़ जाए यानी 100 किलोमीटर हो जाए, मान लो, वैसे इतनी तेज बाइक चलानी नहीं चाहिए है ना, रिस्क रहता है। अगर स्पीड कितनी हो जाए 100 किलोमीटर पर आवर, तो क्या मुझे 1 घंटा लगेगा, हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? 50 किलोमीटर के हिसाब से जाऊंगा तो 2 घंटे, 100 जाऊंगा तो कितना? सोच के बताओ, स्पीड को बढ़ाने से क्या टाइम कम लग रहा है, हाँ या ना? स्पीड को बढ़ा, अरे यार स्पीड 50 से 100 हो गई तो टाइम भी तो कम हो गया। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। आई होप आपको रिलेशन समझ में आ गए होंगे या नहीं आए? सर यही रिलेशन है किसका, इवेपोरेशन का और सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया को बढ़ा दो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया घटा दो इवेपोरेशन घट जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।